We are going to start here with the next part, जलियांवाला बाग मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग एक बहुत फेमस मैसेकर है, एक बहुत फेमस हत्याकांड है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। पर आज यहाँ पे इस हेडिंग को शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में देख लेते हैं और एक बार थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट करा दिया जाता है कि ताकि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए जो आज की स्लाइड्स हैं उससे और जो आपने पहले पढ़ा। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि रोलेट एक्ट का काफ़ी विरोध हो रहा था, क्योंकि रोलेट एक्ट जो है एक बहुत ही अनजस्ट एक्ट था, एक बहुत ही जो है बेईमानी वाला एक्ट था कि जिसके तहत पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जो कि इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको बंदी बनाया जा सकता था, बिना उनके ऊपर मुकदमा चलाया, और उनको जेल में डाला जा सकता था। और जो उस टाइम की इंपीरियल काउंसिल थी उसके जो इंडियन मेंबर्स थे वो लगातार रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, पर फिर भी सरकार ने केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को सीज करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रोलेट एक्ट पास कर दिया था। और आपने उसी कॉन्सिक्वेंस में देखा था कि जनरल डायर ने टुक ओवर किया था। तो ये बातें आपने देखी। और आगे ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर था ये भी रोलेट एक्ट के विरोध का ही एक कॉन्सिक्वेंस है जो आप यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखिए इसके डिटेल को हम समझते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में जलियांवाला बाग मैसेकर पूछा जाता है तो वैसे तो खैर आपको क्वेश्चन आंसर नोट्स जो मिलेंगे उसमें आपको पॉइंट्स में आंसर्स मिलेंगे, लेकिन ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप कई बार देख करके अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो ये मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये रोलेट एक्ट के विरोध का ही एक कॉन्सिक्वेंस था, कि उसका ही एक परिणाम था जो उसका विरोध किया गया रोलेट एक्ट का। तो अब इसमें हुआ क्या? तो ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस, इनफेमस का मतलब कि बदनाम जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, कि 13 अप्रैल को ये बदनाम जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो इसकी दोनों स्पेलिंग होती हैं, डबल एल भी होता है, सिंगल एल भी होता है, उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। तो उस दिन 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जलियांवाला बाग, यानी कि जो एक मैदान था, बाग था, यहाँ पर इकट्ठा हुई थी। और ये चारों तरफ से एक एनक्लोज्ड कैंपस था। तो सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। तो बहुत सारे लोग आए थे सरकार की जो रिप्रेसिव मेजर्स, जो सरकार की दमनकारी, जो सरकार की अनजस्ट पॉलिसीज थी, उनका विरोध करने के लिए। एंड अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और उसी टाइम बैसाखी यानी कि बैसाखी का भी फेस्टिवल था, तो बैसाखी फेस्टिवल को भी अटेंड करने के लिए लोग आए थे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस जमाने में आज की तरीके से टेलीकम्युनिकेशन नहीं था कि आपको तुरंत की तुरंत हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो लोगों को उस जमाने में पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, या दफ़ा 44 लगा हुआ है, दफ़ा 144 लगा हुआ है। इस चीज़ की लोगों को जानकारी भी नहीं थी। तो लोग वहां पे इकट्ठा थे, और इसी समय जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स। उन्होंने निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और मासूम लोगों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू की। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, कि उसका मकसद जो है एक मॉरल इफेक्ट क्रिएट करना था, कि जो भी अंग्रेजों की खिलाफत करेगा वो ऐसे ही गोलियों से भून दिया जाएगा। टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि वो सत्याग्रहीज को डराना चाहता था। ये फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर था। फेमस नहीं बल्कि हम इसको इनफेमस कहेंगे, बदनाम कहेंगे। तो ये बदनाम जलियांवाला बाग मैसेकर था। तो ये आपने देखा। अब इसके आगे आप देखेंगे कि इस मैसेकर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके परिणाम स्वरूप फिर इंडियंस ने क्या किया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो आप देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जलियांवाला बाग, तो ये कंप्लीट टेक्स्ट जो कि बुक में दिया गया है उसी को मैंने लिया है, सिर्फ मैंने उसको ब्रेक किया है अलग अलग सेक्शंस में, कि ताकि वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कटी हुई नहीं है। हाँ, कोई बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो भले छोड़ दी जाए, अदरवाइज एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन हेयर। सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जलियांवाला बाग। तो एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, की ये जो कुछ भी मैसेकर, ये नरसंहार हुआ, इसका समाचार जैसे ही फैला तो क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स थे पंजाब वगैरह साइड के, वहां पे लोग सड़कों पर उतर आए। देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने हड़तालें की, पुलिस के साथ भी लोगों का क्लैश हुआ, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी अटैक किया गया। अब सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं थी। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, कि सरकार ने भी बहुत दमनकारी नीतियां अपनाई। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया, लोगों को शर्मिंदा किया गया, ऐसे ऐसे उटपटांग काम उनसे करवाए गए।
सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, कि जो सत्याग्रहीज थे उनको डराया गया कि अपनी नाक जमीन पर रगड़ो वरना तुमको मार देंगे। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, उनको घुटनों के बल चलाया गया, सत्याग्रहीज को जमीन पर नाक रगड़ने को कहा गया, उनको घुटनों के बल चलाया गया। एंड डू सलाम या सैल्यूट टू ऑल साहिब्स, कि सबको जो है वो सलाम कर किया जाए, सबको सलाम करेंगे सत्याग्रही। इस तरीके से ह्यूमिलिएटिंग पॉलिसीज अपनाई गई। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, कि लोगों को कोड़े मारे गए, लोगों को लिटा करके और सटाक सटाक उनको कोड़े मारे गए। तो ये फ्लॉग, फ्लॉग का मतलब कोड़ा मारना, और गांवों में बम वगैरह तक दागे गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, तो जब महात्मा गांधी ने देखा कि ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये वायलेंट हो रहा है, तो उन्होंने फिर इसको वापस ले लिया। तो ये आपने देखा जलियांवाला बाग के परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेज। डिस्कस अबाउट खिलाफत मूवमेंट, कि अब हम लोग यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को देखेंगे, लेकिन खिलाफत मूवमेंट के डिटेल को समझने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को देख लेंगे। तो एक्चुअली क्या था बच्चों की, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि मूवमेंट जो है फैल तो रहा है, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट में मॉस पार्टिसिपेशन उस तरीके से नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से होने की ज़रूरत है, कि हिंदू मुस्लिम अभी भी अलग अलग ही अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने ये सोचा कि जब तक किसी भी आंदोलन को एकजुट होकर के हिंदू और मुस्लिम नहीं लड़ेंगे, तब तक वो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो अब इन आंदोलनों में जो भी महात्मा गांधी ने ये जो भी मूवमेंट्स चलाए, उनमें मुस्लिम्स को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्राउंड की ज़रूरत थी। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था, इसने एक ऐसे ही ग्राउंड की जो है ज़रूरत को पूरा किया कि जिससे हिंदू और मुस्लिम साथ आ सकते थे। कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को बेस बनाया हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में एकजुट होकर के आंदोलन करने के लिए। तो अब इसके लिए मुद्दा महात्मा गांधी को कहां से मिला, इस बात को आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांधी जी वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम साथ में नहीं आएंगे तब तक कोई भी नेशनल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ऑन द वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को सामने लाने की बात सोची। तो अब ये खिलाफत इशू क्या था, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड अप विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की। तो बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ओटोमन एम्पायर से शुरू हुई थी। आपने देखा था कि ओटोमन एम्पायर जो है उसको उस पर कब्जे को लेकर के अलग अलग नेशंस जो है वो लगातार एक दूसरे से भिड़ रहे थे, और धीरे धीरे करके वो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया। तो इन चीज़ों को आपने पुराने चैप्टर्स में देखा है, यहाँ उसको फिर से लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओटोमन एम्पायर जो था वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। और ओटोमन टर्की की डिफीट के साथ, तो ओटोमन एम्पायर जो आज मॉडर्न डे का टर्की है, यही उस जमाने में ओटोमन एम्पायर था। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो ओटोमन एम्पायर में आता था, जो कि अब टर्की में नहीं है, उससे अलग अलग कंट्रीज बन गई, लेकिन बेसिकली वो टर्की ही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ टर्की की डिफीट के साथ। एंड देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पेयर। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा था कि जब वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज हारती थी तो उनको उनको जो है वो एक तरीके से एक दंड उनको दिया जाता था, कि जिसको रिप्रेशन मनी बोलते थे, कि जिसको जो है वो जो युद्ध हुआ, जो भी उसके नुकसान हुए, उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनके नुकसान की पूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए पैसा देना पड़ता था, और काफ़ी ह्यूमिलिएशन उनको उठाना पड़ता था, जैसा कि आपने जर्मनी के भी केस में देखा है। तो अब इस बात की खबरें फैल रही थी कि टर्की को जो है वो पीस ट्रीटी पे साइन करना होगा, जो कि बहुत ही हार्श और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग होने वाली है। तो उस जमाने में जो ओटोमन एम्पेरर था, जो टर्की का एम्पेरर हुआ करता था, वो स्पिरिचुअल हेड माना जाता था इस्लामिक वर्ल्ड का, और उसको ओटोमन एम्पेरर को खलीफा कहा जाता था। तो ये खलीफा जो है ये इस्लामिक वर्ल्ड का हेड होता था। तो आज भी बहुत सारी कंट्रीज़, पाकिस्तान वगैरह की कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत मामलों में टर्की को इस्लामिक हेड समझती हैं, और खलीफा की पोस्ट तो अब नहीं होती है, लेकिन उस जमाने में जो ओटोमन एम्पायर या जो टर्की का जो राजा होता था उसे खलीफा की उपाधि दी जाती थी, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड हेड माना जाता था। तो इस बात से मुस्लिमों में बहुत नाराजगी थी कि हाँ, हमारे खलीफा के ऊपर जो है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इम्पोज की जा रही है। टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल पावर का मतलब सांसारिक शक्तियां, कि खलीफा की सांसारिक शक्तियों को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी गठित की गई मुंबई में 1919 में।
और उसमें मुस्लिम्स जो यंग जनरेशन वाले थे उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और दो भाई इसकी लीडरशिप कर रहे थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक मौका देखा कि अगर ये खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली को सपोर्ट करें हिंदूज, तो यहाँ से एक हिंदू मुस्लिम एकता का बिगुल बच सकता है और हिंदू मुस्लिम मिल करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अंजाम दे सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने शौकत अली और मोहम्मद अली से बात करनी शुरू की कि क्यों ना एक यूनाइटेड मास एक्शन किया जाए इस मुद्दे पर। यहाँ से गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि कैसे मुस्लिम्स और हिंदूज को एक अम्ब्रेले के नीचे ला करके एक अम्ब्रेला के नीचे ला करके एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट शुरू किया जा सकता है। तो कैलकटा सेशन जो था कांग्रेस का 1920 में, उन्होंने लीडर्स को कन्विंस किया कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाए खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में और स्वराज पाने की कोशिश इसके द्वारा की जाए। तो बच्चों, ये खिलाफत आंदोलन था कि जिसको महात्मा गांधी ने हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ में लाने के लिए शुरू किया था। और इसके खिलाफत आंदोलन के जो इंडियन लीडर्स थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे और इसकी शुरुआत मुंबई से हुई थी 1919 से, कि जहां पे महात्मा गांधी ने इनके साथ में मुलाकात करके उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनाया। और ये मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो है, ये ओटोमन एम्पायर का जो खलीफा था, जो मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था, उसको साथ में जोड़ने के लिए, उसको उसकी टेम्पोरल पावर्स को रेस्क्यू करने के लिए ये शुरू किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ पे बात आती है वाई नॉन कोऑपरेशन, कि महात्मा गांधी लगातार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे एम्फेसाइज कर रहे थे, लगातार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे जोर दे रहे थे। तो क्यों ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होना चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन इज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध बुक हिंद स्वराज में कहा था कि अगर अंग्रेज अपने रूल को इंडिया में एस्टैब्लिश कर पाए तो वो इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही। अगर इंडियंस कोऑपरेट ना करते तो शायद ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो अब उन्होंने सोचा कि इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल, इट वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। कि अगर इंडियंस जो हैं अंग्रेजों को सपोर्ट करना, उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो जल्दी ही हम स्वराज पा जाएंगे, जल्दी ही हम अपना राज पा जाएंगे। तो अब इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या तरकीब बताई कि इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। कि उस जमाने में जो नाइटहुड मिलता था, या उस जमाने में और जो अलग अलग तरीके की टाइटल्स मिलती थी, जो है खान बहादुर, सिंह बहादुर, इस तरीके की जो टाइटल्स मिलती थी, उनको टाइटल्स को सरेंडर करने के साथ इसकी शुरुआत हुई कि सरकार की दी हुई टाइटल्स को, सरकार की दी हुई उपाधियों को वापस कर दिया जाए। अब बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज का बाइकॉट किया जाए कि उसमें इंडियंस ना जाएं, आर्मी, पुलिस, कोर्ट वगैरह में इंडियंस ना जाएं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस होते थे उनका इंडियंस बहिष्कार करें, स्कूल और फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करें। तो ये महात्मा गांधी ने सुझाया कि इस तरीके से हम अंग्रेजों के साथ उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, उनकी सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना, उनकी नौकरियों में जाना बंद कर दें, पुलिस, आर्मी, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों का हम बहिष्कार कर दें। तो मेनी विद इन कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 20। तो अब इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस के अंदर ही एक खेमा बन गया कि जो कि महात्मा गांधी से एग्री नहीं करता था। उनका ये मानना था कि जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ सीटें पा करके ही इंडियंस अपनी बातों को रख पाते हैं। तो अगर इंडियंस ने काउंसिल इलेक्शंस का विरोध किया तो इंडियंस के हाथ से जो थोड़ी बहुत पावर है वो भी निकल जाएगी। तो वो महात्मा गांधी के अगेंस्ट थे इस मुद्दे पर। दे फियर दैट द गवर्नमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। और उनको ये भी लगता था कि अंग्रेज जो है बहुत बुरी तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज़ को अपना करके इंडियंस को परेशान करेंगे। तो फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो काफ़ी लंबे टाइम तक इस चीज़ को लेकर के कोई मीटिंग पॉइंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्टर्स थे और जो उसके अपोनेंट्स थे, जो उसकी खिलाफत करने वाले थे। तो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट। तो इस तरीके से दिसंबर 1920 में एक कॉम्प्रोमाइज किया गया और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों।